Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 9th video lecture of Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar and Bench Relation. In this video lecture, we will be studying about Code of Ethics for Lawyers. So while I was studying, searching material for this particular topic, I opened the page of Indian Bar Association. And on the home page of Indian Bar Association, this quote was given by Sir Owen Dixon, who was an Australian lawyer and later he became Chief Justice of his country. So in this quote it is said that he said that it is the duty of the barrister to stand between the subject and the crown, between the rich and the poor, the powerful and the weak. It is necessary that while the bar occupies an essential part in the administration of justice, the barrister would be completely independent and work entirely as an individual, drawing his own resources of learning, ability and intelligence. तो बेसिकली ये कोड जो है एक जब इंडियन बार एसोसिएशन अपने पेज पे लगाया है तो एक मैसेज दे रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉयर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवोकेट इन द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इन हिज होल कंट्री. तो उसको एक्ट करना है गरीब अमीर के बीच में, पावरफुल स्ट्रॉन्ग के बीच में, स्टेट और सब्जेक्ट के. यहाँ क्राउन लिखा हुआ है, क्राउन को आप इंडियन कंटेक्स्ट में स्टेट समझिए. स्टेट और उसके सिटीजन्स के बीच में एक बैरियर को फिल करना है और उनकी लड़ाइयों में, पावरफुल और वीक की लड़ाइयों में एज ए एजेंट एक्ट करना है. वो पावरफुल के भी हो सकते हैं और वीक के भी हो सकते हैं. वो डिसाइड करेगा उनका खुद के इथिक्स, खुद के कोड. तो इस स्टेटमेंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स होता क्या है? तो अभी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है. जैसे डॉक्टर का होता है, लॉयर का होता है, सीए का होता है, अलग अलग प्रोफेशंस में अपने एथिक्स होते हैं. तो अगर एथिक्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, मतलब क्या होता है इसका, तो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इथोस एंड मोर. इथोस ग्रीक में इसको कैरेक्टर बोलते हैं और लैटिन में मोर को बोलते हैं कस्टम. तो एथिक्स जो है इन दो वर्ड से थोड़ा मिल के बनता है. द कम्बिनेशन डिफाइंस हाउ पीपल चूज टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. तो इथिक्स मतलब हो गया कि लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये इथिक्स होता है. किसी के अच्छे इथिक्स होते हैं, वो आपसे प्यार से मिलता है, तमीज़ से मिलता है. कुछ लोगों के थोड़े ख़राब इथिक्स होते हैं, तो आपसे बदतमीज़ी से मिलता है, तमीज़ से बात नहीं करता. तो इसको इथिक्स कहते हैं. फिलोसफिकली इथिक्स आउटलाइंस व्हाट इज़ गुड फॉर अ पर्सन एंड फॉर द होल सोसाइटी एज वेल एज द ड्यूटीज़ इंडिविजुअल ओ देमसेल्व्स एंड टुवर्ड्स ईच अदर. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली जो प्रोफेशनल एथिक्स है और जो कंडक्ट है वो कौन डिफाइन करता है? वो करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये पावर दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अंडर द एडवोकेट्स एक्ट. और जो चैप्टर 2 पार्ट 4 है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के, वो गाइड करता है कि कैसे क्या इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा लीगल प्रोफेशन में. कैसे एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से बात करेगा, कोर्ट से बात करेगा, सिस्टम से बात करेगा या समाज से बात करेगा, कैसे उसका बिहेवियर कंट्रोल किया जाएगा. ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स डिसाइड करता है चैप्टर 2 पार्ट 4 में. द एडवोकेट एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 49(1)(c authorizes the BCI to create rules mean to propose the standard of professional conduct and etiquette that need to be adhered by the advocates within the jurisdiction. तो ये जो है कैसे पावर मिलती है बीसीआई को? ये पावर मिलती है, पावर का सोर्स है, द सोर्स ऑफ पावर इज सेक्शन 49(1)(c. इसके अंदर पावर मिलती है कि बीसीआई जो है वो रूल्स बनाएगा और रेगुलेट करेगा प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट जो भी होगा. अब हम बात करते हैं एथिक्स. बेसिकली एथिक्स कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है. जैसे कोई ये नहीं है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है. एक बेसिक मैनरिज्म है कि एक एडवोकेट को कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को कोर्ट में, सोसाइटी में, अपने एडवोकेट्स अपने खुद की कम्युनिटी में. उसको एथिक्स बोलते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता एथिक्स का. तो इसमें पहली बात तो एडवोकेसी आप पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में सुने होंगे इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन. तो नोबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स जो है उसको मेंटेन करना भी एडवोकेट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है. इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है. अब नोबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स के कैसे मेंटेन करेंगे? अगर एडवोकेसी एक नोबल प्रोफेशन है तो इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी.
तो इट इज़ कॉमनली सेड दैट लीगल प्रोफेशन इज़ नोबल एंड इट इज़ इंडीड ट्रू, है नोबल प्रोफेशन, सब जानते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें. द प्रोफेशनल नोबिलिटी इज एंकर्ड इन द ऑब्जर्वेंस एंड कंप्लायंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बाय द पीपल वर्किंग इन द लीगल इंडस्ट्री, स्पेशली लॉयर्स. तो जो भी लोग लीगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल नोबिलिटी मेंटेन की गई है बहुत सालों से, उसको मेंटेन करना, उसको कंटिन्यू करना, ये उनकी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. द स्टैंडर्ड्स आर नोन एज एथिक्स फॉर द लीगल प्रोफेशन और सिंपली लीगल एथिक्स, और सिंपली इन दिस आर्टिकल्स को कट कर सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर एडवोकेट्स. तो जो भी वो मैनरिज्म है जिसको उनको फॉलो करना है, अडायर करना है, वही जो है लीगल कोड ऑफ लीगल एथिक्स बन जाता है, या कोड ऑफ एथिक्स फॉर एडवोकेट्स बन जाता है. जो भी तरीका है, जैसे आपस में, जैसे इंडिया में अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ सीजीआई को योर लॉर्डशिप कहा. तो सीजीआई ने तुरंत बीच में इंटरवीन किया कि सर ये मैनरिज्म जो है ये यूएस का है, हम लोग ऑनरेबल कहते हैं, तो आप यूएस में लॉर्डशिप कहते हैं, यहाँ ऑनरेबल जजेस कहते हैं, तो आप ऑनरेबल जजेस को फॉलो करिए क्योंकि वो यहाँ का मैनरिज्म है. तो ये कुछ हद तक यही है एथिक्स. ये आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं बताती है, बट ये कैसे आपको प्रेजेंट करना है ये बताती है. फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ लीगल एथिक्स इज टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑर्डर ऑफ लॉ प्रोफेशन. जो मैं कह रहा था कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना. टू इस्टेब्लिश मॉरल एंड फेयर ट्रांजेक्शंस ऑफ द एडवोकेट्स विद देयर क्लाइंट्स, witnesses, opponents, to maintain a spirit of friendly collaboration between the bar and the bench in the furtherance of highest standard of justice, and to demonstrate a spirit of fraternity with bar. तो ये एक पैराग्राफ में जो बेसिक काम है पूरे लीगल एथिक्स का, वो उसमें कह दिया गया है. क्या करना है आपको? जस्टिस के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड तय करना है, और बार बेंच के रिलेशन को मेंटेन करना है, बार में फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना है. बार में फ्रेटर्निटी मतलब जो आपस के भाई हैं, आपके फेलो एडवोकेट्स हैं, फेलो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनके साथ यूनिटी को मेंटेन करना है, और ट्रांजैक्शंस को फेयर रखना है विटनेसेस के साथ, आपने आपसी एडवोकेट्स के साथ, और इवन क्लाइंट्स के साथ झूठ वूठ नहीं बोलना है. ये बेसिक स्कोप है लीगल एथिक्स का. कंडक्ट इन कोर्ट कैसे होना चाहिए? Advocates should respect the court always and be mindful that the dignity and the reverence upheld towards the court are critical for the existence of free community. तो कोर्ट में आपको तमीज़ से रहना है. एज आउटलाइंड इन BCI रूल. अब देखिए सारे BCI रूल तो याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक बार कहूँगा कि आप BCI रूल का PDF डाउनलोड करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बार रीड आउट कर ले सारे रूल, जितने भी रूल हैं उसको आप रीड आउट कर लेंगे तो शायद आप खुद जज कर पाए कि कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है. तो मुझे जो सही लगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आई हैव मेंशनड इट, बट एक बार सब खुद से रीड आउट कर लीजिएगा, इट विल बी बेटर. एज आउटलाइन फॉर BCI रूल नंबर 3 1961, एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड टू इन्फ्लुएंस कोर्ट्स डिसीजन इलीगली और इम्प्रॉपरली. द इलीगल एंड इम्प्रॉपर मीन्स इंक्लूड ब्राइबरी एंड कोर्शन. तो किसी भी तरीके से इलीगली या इम्प्रॉपरली है, आप कोर्ट्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे एडवोकेट्स. और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करते हैं, कोशिश एडवोकेट कोशिश करते हैं, इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि जो ये करेगा उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चलेगा. Advocates also have the responsibility of restraining and preventing their clients based on Rule 4 1961 from falling back to sharp or unjust practice. अब यहाँ सिर्फ एडवोकेट का ही रोल नहीं है कि वो अनजस्ट प्रैक्टिस या इम्प्रॉपरली कोर्ट को इन्फ्लुएंस ना करे. एडवोकेट का ये भी काम है कि उसका जो क्लाइंट है, अगर वो ये कोशिश कर रहा है तो एडवोकेट अपने क्लाइंट को भी रोके ये काम करने से. ये भी एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अंडर BCI रूल 46 1961, all advocates shall, while practicing law, be mindful that any person who honestly needs an advocate is ennobled with legal assistance, even if she cannot pay for the legal services entirely or sufficiently. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बाद में ऐड किया गया था आर्टिकल 39A में, लीगल असिस्टेंस का कंसेप्ट. एडवोकेसी में BCI के रूल नंबर 46 में ये कहा गया है कि नोबिलिटी ऑफ एडवोकेट को मेंटेन तभी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को आप नोबल तभी बना सकते हैं जब आप इस बात का 100% ध्यान रखें कि अगर कोई गरीब आदमी है, कोई पेमेंट नहीं कर सकता फीस की,
तब भी उसके केस को मिनिमम पैसे या बिना पैसे के भी एडवोकेट्स को लड़ना चाहिए, क्योंकि उसका राइट है केस लड़ना कोर्ट में, और कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना। तो एडवोकेट्स को ये बात मेंटेन करनी चाहिए कि गरीबों का केस भी कोई ना कोई लड़े, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगर नहीं होता है ऐसा तो ये इनजस्टिस होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, advocates must stop acting further in cases of conflict of interest between two concurrent or potential clients, the advocate and the client, or the potential client, or a current client, a potential client, or between potential clients। तो एडवोकेट को कभी दो लोगों का केस जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों का केस नहीं लड़ना चाहिए। जैसे कि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय उस कंपनी पे केस करना चाहता है, तो आप दूसरे केस में उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्लाइंट्स में, और क्लाइंट्स आपस में केस फाइल कर रहे हैं, तो आपको उन दोनों का केस नहीं लड़ना चाहिए। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत होता है। ये बहुत होता है, कभी कभी एक ही फर्म के दो लोग अलग अलग, मतलब दो क्लाइंट्स हैं, दो आपस में लड़ रहे हैं, तो एक ही फर्म के दो एडवोकेट दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये अनजस्टिफाइड है, ये नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोजर एंड विड्रॉल, वेयर एडवोकेट्स चूज टू एक्सेप्ट क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, दे आर ऑब्लाइज्ड टू एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शंस डिलीजेंटली, केयरफुली, स्किलफुली। While doing that and anything in the interest of clients, advocates must keep their clients' business and affairs private। तो मतलब ये प्राइवेसी क्लॉज है। अगेन प्राइवेसी क्लॉज तो पता ही है, एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज होता है। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो बात हो रही है वो एडवोकेट्स को कहीं और डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि ये बातें जो हैं एक प्राइवेट एटमॉस्फेयर पे ही हों, प्राइवेट लोकेशन पे ही हों, कि बाकी लोगों के बाद पता ना चले। इसी केस में अभी महमूद पर्चा करके एक लॉयर हैं जो दिल्ली रॉयट्स के कुछ केसेस हैंडल कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस ने उनके ऑफिस में घुस के इन्वेस्टिगेशन की है और कुछ कंप्यूटर सीज किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो बार एसोसिएशन के हेड हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने क्वेश्चन भी किया है दिल्ली पुलिस को कि दिस इज़ ब्रीच ऑफ एडवोकेट और क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रिविलेज। आप जो है एक कानून को तोड़ रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उस क्लाइंट के जो एडवोकेट के लैपटॉप पे हों, और आप अगर लैपटॉप लेके जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जान जाएंगे। तो ये प्रिविलेज जो है मिला हुआ एडवोकेट और क्लाइंट को, उसका ब्रीच होगा, उसको तोड़ा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल कंडक्ट इन रिलेशन टू सोसाइटी, वेदर इन देयर इंडिविजुअल और प्रोफेशनल कैपेसिटी, advocates should not act towards anyone in a manner that is evidently deceitful, fraudulent, or generally conflicting the appropriate exercise of profession as lawyers। तो ये जनरल है कि सोशल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अब एडवोकेट्स की इमेज तो बहुत ख़राब हो गई है आज के डेट में, हर बात पे मतलब मजाक उड़ाया जाता है कि गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस से बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं और लोगों से लड़ाई करते हैं एडवोकेसी के नाम पे। तो ये नहीं करना चाहिए, बेसिक सी बात है। सोशल कंडक्ट, अगर आपको अपनी प्रोफेशन की इज्जत बचानी है तो हर व्यक्ति जो उस प्रोफेशन में है उसको अपना बिहेवियर भी अच्छा करना पड़ेगा सिस्टम में, सोसाइटी में, उसको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। In relation to finding work, Code of Ethics for Advocates forbids advocate from soliciting work or advertising as they wish, but as prescribed legally। तो एडवोकेट्स जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर का भी डॉक्टर एडवोकेट्स, इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इनके पास लोग खुद आएँ और अपनी दिक्कत बताएं और ये उनकी दिक्कत को सॉल्व करें। एडवर्टाइजमेंट करने में आप वो इंडस्ट्री बना देते हैं, पूरी इंडस्ट्री हो जाती है। तब एडवोकेसी नोबल प्रोफेशन का हटके एक इंडस्ट्री बन जाती है। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी होता है, वो एक इंडस्ट्री बन जाती है एक नोबल प्रोफेशन से। तो एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल करना चाहिए जहाँ तक हो सके। थैंक यू। तो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स में आपको कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए, 4-5 रूल्स पता कर लीजिएगा आंसर में लिखने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए रूल नंबर के साथ। अदरवाइज आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैसे एक अच्छे प्रोफेशन में एथिकल कोड मेंटेन करना चाहिए, तमीज़ से रहना चाहिए, आपस में बातचीत कैसे करनी चाहिए। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू नो, और वही आपको पढ़ना है। प्लस डू लर्न 3-4 रूल्स ऑफ BCI। थैंक यू।